आज एक बार फिर से ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस पीके मिश्रा एंड एनवी अंजारिया की बेंच के सामने हुआ उसने सबको चौंका दिया। बेंच ने खुद ही सिग्नल दिया है कि मैटर इतना सिंपल नहीं है और सवाल अब सीधा ये बन गया है कि क्या चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ईडी की इन्वेस्टिगेशन में गलती से ज्यादा कुछ और भी किया है। तो चलिए देखते हैं वो इंटेंस कोर्ट रूम मोमेंट जहाँ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट बेंच के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अभी पूरा मैटर जनवरी की उस रेड से जुड़ा हुआ है जब ईडी ने आईपैक ऑफिस और उससे लिंक्ड जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था। ईडी का एलिगेशन है कि सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची, रेड लोकेशंस में एंटर किया और इन्वेस्टिगेशन को इंटरप्ट किया। एजेंसी का ये भी कहना है कि की एविडेंस इंक्लूडिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां से ले लिए गए। हालांकि दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया है। उनका स्टैंड ये रहा है कि ये सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो एक तरफ ईडी कह रही है कि उनका काम रोका गया, दूसरी तरफ सीएम कैंप कह रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है। अब पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस भी दिए थे। बेंच ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर का ईडी रेड में इंटरफेयर करना नॉट अ हैप्पी सिचुएशन है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक सेंट्रल बॉडी को ऐसे रेमेडीलेस नहीं छोड़ा जा सकता है जब उसके फंक्शनिंग को अलिजेडली डिसरप्ट किया जाए। यानी कोर्ट ने पहले ही दिखा दिया था कि इश्यू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग का भी है। आज की हियरिंग में सबसे पहला बड़ा सवाल यही था, आर्टिकल 32 का। बेंच ने पॉइंट आउट किया कि पिटिशनर्स कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड। हालांकि सीएम ममता बनर्जी की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया, रूल ऑफ लॉ इज रिफ्लेक्टेड इन व्हाट? आर्टिकल्स 14, 15, 16, 19, they are all part of rule of law. The question is who can enforce it? 19 can only be enforced by citizens. तो सिंपल शब्दों में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ बोल देना इनफ नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कोर्ट के पास आ सकता है और किस राइट के बेसिस पर आ सकता है। और फिर उन्होंने अपना आर्गुमेंट और शार्प किया, कहा कि इन दिस पर्टिकुलर केस द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज नॉट इवन अ पर्सन, 19 doesn't apply, 20 doesn't apply। और साथ ही ऐड किया कि आर्टिकल 32 also does not apply and ED is a directorate, it is not even a department। यहाँ उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि ईडी ना सिटीजन है ना वैसे लीगल पर्सनालिटी रखती है जिससे वो आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कर सके। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस रूट पर डायरेक्टली नहीं आ सकती, इसलिए ईडी को पिटिशनर बनाया गया है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, दे हैव मेड द ईडी एज द पिटिशनर बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली मूव अंडर आर्टिकल 131 एंड नॉट आर्टिकल 32। लेकिन हियरिंग का सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट तब आया जब बेंच ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सामने रखा। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि अगर कोई ऑफेंस हुआ भी है तो लॉ के मुताबिक कंसर्न्ड एजेंसी या स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। पीएमएलए के सेक्शन 66 का भी रेफरेंस दिया गया। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछा, द सीएम बार्जेस इनटू एन ईडी इन्वेस्टिगेशन एंड योर आइडिया ऑफ रेमेडी for the ED is to go to the state government which is headed by the CM and inform them about it and seek remedy। बस यही से हियरिंग का रियल टेंशन सामने आ गया। बेंच का कंसर्न क्लियर था, अगर एलिगेशंस खुद चीफ मिनिस्टर पर है तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस के थ्रू फेयर रेमेडी मिलेगी कैसे? इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तुरंत कहा कि योर लॉर्डशिप्स आर अज्यूमिंग दैट द सीएम हैज कमिटेड ऑफेंस। यानी उनका कहना था कि कोर्ट पहले से किसी एलिगेशन को सच मानकर चल रही है। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने भी उतनी ही क्लैरिटी से फिर जवाब दिया, वी आर नॉट assuming anything, that is the allegation. Do not mistake us. Every allegation is based on some facts. If there are no facts, there is no need to be investigated. That is why they are praying for CBI to investigate। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो गिल्ट डिसाइड नहीं कर रही, लेकिन एलिगेशंस में इतना सब्सटेंस जरूर दिख रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को लाइटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और आर्गुमेंट दिया जो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि assuming the offenses by ED are committed, what is the fundamental right to move this court? उनका पॉइंट ये था कि चाहे एलिगेशन सीरियस हो फिर भी आर्टिकल 32 हर क्रिमिनल कंप्लेन का रास्ता नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने का एक प्रॉपर टेरिटोरियल क्रिमिनल लॉ स्ट्रक्चर होता है और बीएनएसएस के अंदर जिस एरिया में ऑफेंस हुआ वही पुलिस स्टेशन उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। यानी उनका पूरा स्ट्रेस ये था कि सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट इंस्टेंस क्रिमिनल फोरम नहीं
नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बेंच ने यहाँ भी एक नुआंस ऐड किया। जस्टिस मिश्रा ने इंडिकेट किया कि यहाँ 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस का इशू है। एक सेट एलिगेशंस पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन से लिंक्ड है और दूसरा सेट उन अलेज्ड ऑफेंसेस का है जो ईडी इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ है। बेंच का कहना था कि ये सिंपल सेक्शन 66 वाली सिचुएशन नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ कंप्लेंट ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स को ही अलिजेडली टारगेट किया गया। इसी केस में पहले सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा था कि ईडी इज नॉट अ जुरिस्टिक एंटिटी, इट इज नथिंग बियॉन्ड जस्ट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट डज नॉट हैव बाय इटसेल्फ एनी पर्सनालिटी। और ये भी कहा गया था कि अगर एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट ही नहीं है तो आर्टिकल 32 पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। अभी स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लेकिन बेंच का कंसर्न भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर एक सेंट्रल एजेंसी कह रही है कि उसकी फंक्शनिंग को अलिजेडली डिसरप्ट किया गया है और स्टेट मशीनरी से न्यूट्रल रेमेडी मिलना डाउटफुल है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को कैसे फिल किया जाए। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी कहा था कि ईडी कैन नॉट आस्क द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अनलेस देयर इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, ईडी कैन नॉट कम इनटू द पिक्चर, कैन नॉट फाइल अ रिट पिटिशन फॉर द फंडामेंटल राइट टू हैव द सीबीआई लॉन्च एन एफआईआर। यानी उनका कहना ये था कि ईडी का रोल पीएमएलए तक लिमिटेड है, वो डायरेक्टली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशनर का रोल नहीं ले सकती। लेकिन बेंच का फोकस फिर वही रहा, जब एलिगेशन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या ऑर्डिनरी रेमेडी इनफ है। आज की हियरिंग का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये नहीं कह रही कि सीएम ममता बनर्जी गिल्टी है, लेकिन कोर्ट ये जरूर कह रही है कि एलिगेशंस को कैजुअली साइड नहीं किया जा सकता। बेंच ने क्लियरली रिमाइंड किया कि वी आर नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग दैट इज द एलिगेशन। यानी कोर्ट के लिए स्टेज पर मेन इशू ये है कि इतने फैक्ट्स है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का सवाल जेन्युइनली उठता है। अब इस केस की हियरिंग अभी तक कंटिन्यू हुई है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज कोर्ट रूम में एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीनियर एडवोकेट सिब्बल का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था कि ईडी आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ बेंच का इक्वली शार्प कंसर्न था कि अगर एलिगेशन खुद स्टेट के टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिस पर हो तो नॉर्मल रेमेडी एक्चुअली रेमेडी बन ही पाएगी या नहीं। और इसी वजह से आज की हियरिंग ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि बेंच ने ये दिखा दिया कि मैटर को सिर्फ टेक्निकलिटी बोलकर साइड नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को कैसे ड्रॉ करती है। और इस केस की हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।